हाँ बच्चों, भौतिक विज्ञान में या फिजिक्स में पहला चैप्टर होता है प्रकाश का परावर्तन। तो आज मैं आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन के विषय में बताना चाहता हूँ कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो बच्चों या साथियों, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की किरण जब किसी अपारदर्शी तल और चिकने तल पर पड़ती है तब वो उससे टकरा करके अपने उसी माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश का परावर्तन होने के लिए प्रकाश जिस सतह पर पड़ता है वह सतह अपारदर्शी और चिकनी होनी चाहिए। अगर प्रकाश जिस सतह पर पड़ रहा है वह सतह चिकनी और अपारदर्शी है तो उस पर प्रकाश टकराने के बाद अपने उसी माध्यम में लौट जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश का किसी चिकने अपारदर्शी तल से टकरा कर लौटने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश हमेशा जिस सतह से टकरा करके लौटता है वह सतह चिकना होना चाहिए और अपारदर्शी होना चाहिए। ऐसी जो सतह होती है जिससे प्रकाश की किरणें टकरा करके चिकने सतह पारदर्शी तल से टकरा कर प्रकाश की किरणें लौटती हैं, वह सतह जो होती है दर्पण कहलाती है। तो जिस सतह से प्रकाश टकरा के लौटता है वह सतह अगर बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल समतल है, तो उसको हम कहते हैं समतल दर्पण। अगर तल जो है गोली धसी हुई है तो उसको हम समतल दर्पण न कह करके, धसी हुई सतह है तो उसको कहेंगे अवतल दर्पण। और जिस सतह से प्रकाश अपारदर्शी और चिकने सतह से टकरा करके लौट रहा है अगर वह सतह गोली उभरी हुई है तो उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अतः प्रकाश को परावर्तित होने के लिए सतह का चिकना और अपारदर्शी या तो प्लेन हो, नहीं धसी हुई हो, नहीं तो उभरी हुई हो, इन तीनों प्रकार के सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर सतह बिल्कुल चिकनी है तो उसको कहते हैं हम समतल दर्पण। समतल दर्पण कांच की एक आयताकार पतली पट्टी से बनाया जाता है। कांच की एक आयताकार पतली पट्टी जो होती है वह पारदर्शी होती है, अपारदर्शी नहीं होती है। जब तक हम कांच की आयताकार पट्टी को अपारदर्शी नहीं बनाएंगे तब तक वह दर्पण का कार्य नहीं करेगी। अतः कांच की आयताकार पट्टी को अपारदर्शी बनाने के लिए अगर उसकी एक सतह, या तो नीचे की सतह नहीं तो ऊपर की सतह, एक सतह को अगर हम कलई करके रंग दें तो हम उसके उस पार की वस्तु नहीं देख पाएंगे और वह अपारदर्शी हो जाएगा। तो समतल दर्पण कांच के एक आयताकार प्लेट को एक तरफ रंग करके बनाया जाता है जिसको हम समतल दर्पण कहते हैं। ऐसे प्लेट पर जिसकी कांच की आयताकार प्लेट जिसकी एक सतह रंगी हुई हो, अगर इसके पर चमकदार सरफेस पर जब प्रकाश की किरण पड़ेगी तो वह चूँकि अपारदर्शी है उसमें प्रकाश निकल नहीं पाएगा, तो टकरा करके वहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसी सतह से टकरा के क्या होने लगती हैं, लौटने लगती हैं। तो इसको हम कहते हैं समतल दर्पण। और समतल दर्पण अच्छा जो होता है वह कांच के आयताकार प्लेट की एक सतह को रंग करके अच्छा समतल दर्पण बनाया जाता है। जिस समतल दर्पण का उपयोग बहुधा आप लोग अपने घरों में अपने फेस को देखने के लिए आप लोग करते हैं, हाँ, जो कि हमारा समतल दर्पण है। तो जो दर्पण होता है उसमें ही वस्तुओं का प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगर वह दर्पण नहीं है, अगर तल बिल्कुल आयताकार प्लेट की एक सतह को रंग करके जो दर्पण बनाया जाता है वह समतल दर्पण कहलाता है, क्योंकि उसका तल जो है बिल्कुल चमकदार तल समतल होता है। इसलिए हाँ, समतल दर्पण अच्छा जो होता है कांच की आयताकार प्लेट को
उसकी एक सतह को रंग करके बनाया जाता है। तो जिधर हम रंग देते हैं वह सतह जो है चमकदार नहीं होती है, अतः उधर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह नहीं लौटती है। लेकिन जिधर नहीं रंगते हैं आयताकार प्लेट की सतह को, वह सतह चिकनी होती है और चमकदार होती है। चिकने और चमकदार सरफेस को ही हम परावर्तक सतह कहते हैं, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन हमेशा चिकने और चमकदार सरफेस से ही होता है। तो प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण से भी होता है, अवतल दर्पण से भी होता है और उत्तल दर्पण से भी होता है। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों को समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। दर्पण को शो करने के लिए जिधर उसका रंगा हुआ भाग है उसको अंडरलाइन हम कर देते हैं। जैसे समतल दर्पण हम आपके सामने शो कर रहे हैं। Reflection of light by plane mirror ठीक है ना? समतल दर्पण को शो करने के लिए एक हम लाइन खींचते हैं। समतल दर्पण की एक सतह को हम ऐसे कलई वाले भाग को लाइनिंग कर देते हैं। तो नीचे का भाग जो है कलई किया हुआ है और ऊपर की सतह बिल्कुल चिकनी और चमकदार है। तो चिकनी और चमकदार सरफेस पर जब प्रकाश की कोई किरण आके पड़ती है तो जिस बिंदु पर पड़ती है वहाँ इस तल के अभिलंब, तल पर एक लंबवत रेखा, मान लीजिए वो बिंदु पर पड़ गई, तो यहाँ पर दर्पण की सतह के लंबवत लाइन, दर्पण की सतह के लंबवत लाइन हम खींच देते। तो यह प्रकाश की किरण O पर पड़ गई और दर्पण की सतह पर O बिंदु पर हम एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच देते हैं। तो यह हमारा प्रकाश जो है यहाँ पड़ रहा है। अब प्रकाश यहाँ से टकरा करके इधर को लौट जाता है। तो ये प्रकाश का समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन है कि समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण आके O बिंदु पर पड़ गई, O बिंदु पर हम दर्पण की सतह से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देते हैं और प्रकाश की किरण इधर पुनः यह प्रकाश की किरण नीचे न जा कर के दर्पण से टकराने के बाद इधर वापस हो गई। तो ये समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? प्रकाश की किरण का किसी चिकने अपारदर्शी तल से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन होती है। हाँ, मैं आपको एक समतल दर्पण ये दिखाया हूँ जिसमें
ए ओ आपाती किरण है जो दर्पण पर आके टकरा रही है, तथा ओ बी यह टकरा करके लौटने वाली किरण है। ए ओ गिरने वाली किरण है दर्पण पर, और ओ बी यह टकरा करके लौटने वाली किरण है। तो ये प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। अगर यह सतह अपारदर्शी नहीं होती तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। तो ये समतल दर्पण से प्रकाश, जो किरण जो होती है दर्पण पे आके टकराती है, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित, ठीक है ना, यहाँ चला आपतित किरण। इसको हम दर्पण, इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, जहाँ जिस बिंदु पर किरण आके दर्पण पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु पर समतल दर्पण के तल के लंबवत रेखा ओ एन अभिलंब कहलाती है। अभिलंब या इसको इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल, ये आपतित किरण जिसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इंग्लिश में लेकिन इंसिडेंट रे मीन्स किरण। ये अभिलंब नॉर्मल, ये परावर्तित किरण है जो टकराने के बाद पुनः वही किरण लौट के जा रही है। परावर्तित किरण, वर्तित किरण, या इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। आपाती किरण और अभिलंब के बीच का कोण जिसको हम आयु से दिखाते हैं, इसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, ये परावर्तन कोण। परावर्तन कोण जिसको आर से दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये है समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। अर्थात समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो यह चिकनी, इसकी सतह चिकनी ऊपर है और ये अपारदर्शी है, इसलिए नीचे नहीं जा सकती, टकरा करके लौट गई। तो ये है समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। इसमें दर्पण पर जो किरण आके पड़ती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण या इंसिडेंट रे। दर्पण के जिस बिंदु पर यह टकराती है इस बिंदु को आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो ये है समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। आपतन कोण कौन कोण होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण होता है, जिसे हम आई से दिखाते हैं। हाँ, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है इसको परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको आर से दिखाया जाता है। तो ये है समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन।
अब समतल दर्पण से या दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होने के लिए किस नियम के आधार पर, दर्पण पर जब कोई किरण टकराती है तो किस नियम के आधार पर वह उसी दिशा में लौटती है, इसके लिए कुछ नियम हैं। हाँ, जिसको हम कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। अब यहाँ लिख दें, किसको मिटा दें। तो बच्चों, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन किस तरह से होता है कि जब कोई किरण दर्पण पर टकराती है तो टकरा करके अपनी उसी मार्ग में लौट जाती है। हाँ, यही प्रकाश का परावर्तन है। लेकिन प्रकाश का किसी सतह से टकरा करके और लौटने के लिए कुछ नियम हैं। पहला नियम ये है कि प्रकाश की किरण अभिलंब से जितना कोण बनाती है, हाँ, अभिलंब से उतना ही कोण बनाती हुई फिर वापस जाती है। तो ये प्रकाश का पहला नियम है कि आपतन, जब भी प्रकाश किसी सतह से टकरा के लौटता है तो उस समय आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। पहला नियम कि आपतन कोण जितना होता है उतना ही परावर्तन कोण। अगर आपतन कोण 20 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी 20 डिग्री का होगा। अगर आपतन कोण 80 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी 80 डिग्री का होगा। ये फर्स्ट लॉ है कि प्रकाश के परावर्तन में दो ही कोण होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण। और प्रकाश जब भी टकरा के लौटता है तो इस नियमों का पालन करता है। जितना आपतन कोण होगा उतना ही कोण बनाती हुई, जिसको हम परावर्तन कोण कहते हैं, उतना कोण बनाती हुई किरण पुनः उसी मार्ग में लौटती है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। एक नियम और है कि आप देख रहे हैं कि आपाती किरण जो है ब्लैक बोर्ड की सतह पर है, अभिलंब भी ब्लैक बोर्ड की सतह पर है और परावर्तित किरण भी ब्लैक बोर्ड की सतह पर है और आपतन बिंदु भी ब्लैक बोर्ड की सतह पर है। लेकिन ये हमारा समतल दर्पण ब्लैक बोर्ड की सतह पर नहीं है बल्कि ब्लैक बोर्ड के लंबवत है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये आपतित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण दर्पण को छोड़ करके ये चारों चीज़ें दर्पण की सतह पर, दर्पण की प्लेन में होती हैं। तो प्रकाश जब भी किसी सतह से टकरा के लौटता है तो लौटते समय वह दो नियमों का पालन करता है कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। तथा दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो मैं आप लोगों को परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, इन दोनों नियमों को आपके सामने लिख दे रहा हूँ और इसको आप देख लें या याद कर लें। हाँ, तो अब मिटाओ पढ़ना। हाँ बच्चों, मैं इसको अब मिटाने जा रहा हूँ, आप लोग इसको स्कैन कर लें। तो टाइम लगी स्कैन कर, हो गया।
प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, LIGHT। प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। हाँ, पहला नियम होता है आपतन कोण परावर्तन, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण I बराबर होता है परावर्तन कोण, कोण R। जब भी प्रकाश किसी सतह से टकरा के लौटता है तो जितना आपतन कोण होता है, आपातिक किरण अभिलंब से जितना कोण बनाती है उतना ही कोण अभिलंब से बनाती हुई प्रकाश की किरण लौट जाती है, जिसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। अर्थात प्रकाश का जब भी परावर्तन होता है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम, आपतित किरण अभिलंब परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक ही तल में होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन होने के दो नियम हैं। आपतन कोण जितना रहेगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, तथा आपतित किरण अभिलंब परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक ही तल में होते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन का दो नियम। प्रकाश जब भी लौटता है तो इन नियमों के अनुसार लौटता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, आपतित किरण अभिलंब परावर्तित किरण आपतन बिंदु एक प्लेन में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। अब बच्चों, आप देखते हैं कि जब भी आप समतल दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो उसमें आपका प्रतिबिंब, आपका चेहरा दिखाई देता है। तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, वह प्रतिबिंब आप देखते हैं कि सीधा होता है और प्रतिबिंब की लंबाई आपकी लंबाई के बराबर होती है, तथा वह प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है, उसको हम किसी पर्दे पर नहीं ले सकते। तो जितने भी, अगर दर्पण होगा तो उसके परावर्तक सतह के सामने कोई भी वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है और उसका प्रतिबिंब उसमें बनता है। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि समतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है और उसकी विशेषता क्या होती है। आप देखेंगे समतल दर्पण के सामने आप जितनी दूरी पर खड़े होंगे, आपका प्रतिबिंब भी समतल दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। अगर आप समतल दर्पण के सामने निकट जाएंगे तो आपका प्रतिबिंब भी आपकी तरफ आता है। तो समतल दर्पण से किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है तो समतल दर्पण में उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता दिखाई देता है वह आभासी, सीधा और उसके लंबाई के बराबर होता है।
हाँ, इसका रे डायग्राम मैं खींच करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि समतल दर्पण के सामने अगर परावर्तक सतह के सामने कोई वस्तु होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में कहाँ और कैसे बनता है। हाँ, तो अब आप लोग लिख दे रहे हैं हम कि समतल दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब का बनना बताने जा रहा हूँ कि समतल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में कैसे बनता है। Formation of image, formation of image by plane mirror. Formation of image by plane mirror. Suppose that this is a plane mirror. Whose color surface this? A reflecting surface of this type, this side. ये समतल दर्पण की ये कलई की हुई सतह है और इधर जो है चमकदार सरफेस है। चमकदार सरफेस के इधर कोई भी वस्तु स्थित होगी तो इसका प्रतिबिंब इस समतल दर्पण में दिखाई देगा। मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु है तो इस बहुत छोटी सी वस्तु है, एक बिंदु है तो इसका प्रतिबिंब इसमें दिखाई देगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका प्रतिबिंब इसमें कैसे बनेगा। तो इस संसार में जितनी भी वस्तुएं कहीं भी स्थित होती हैं तो उस वस्तुओं से चारों तरफ किरणें निकल करके चलती हैं। तो इस बिंदु से चारों तरफ किरणें निकल करके चलेंगी, कुछ किरणें आकर के दर्पण पर भी पड़ेंगी। तो हम इस बिंदु से दो किरणें ले रहे हैं कि दो किरणें आकर के दर्पण पर आपतित हो रही हैं। तो यहाँ से दो किरण आकर के दर्पण पर आपतित हो गई। ये दोनों आपतित किरण हैं। तो यह पहली किरण जो है अब दर्पण पर टकराएगी तो यहाँ से वापस जाएगी। तो यहाँ पर हम दर्पण की सतह पर लंबवत रेखा खींच दें। हाँ, दर्पण की सतह पर यह अभिलंब है। यह भी आपतित किरण यहाँ पर टकरा रही है तो यहाँ पर भी हम अभिलंब खींच देंगे। हाँ, यह जितना कोण बन रहा है इतना ही कोण बनाती हुई किरण इधर को चली जाएगी। यह जितना कोण आई और यह आर, यह अभी कोण जितना बन रहा है इतना ही कोण बनाती हुई किरण इधर को चली जाएगी। इधर किरणें फैलती जाती हैं, लेकिन इन किरणों को अगर इधर बढ़ाया जाए तो ये दोनों किरणें जाकर के एक बिंदु पर मिल जाती हैं। यहाँ पर ये किरणें मिल गई तो यह जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। यह हमारा वस्तु है और वस्तु का ये प्रतिबिंब हुआ। तो बच्चों आप देख रहे हैं
कि समतल दर्पण के इधर तो प्रकाश नहीं जा सकता। यहाँ इस बस से दो किरणें चली हैं या जो दर्पण से परावर्तित होकर के इधर फैलती जा रही हैं। अगर इन दोनों को हम पीछे की तरफ बढ़ावें तो ये वस्तु एक बिंदु पर दोनों किरणें मिल गई। तो हम अगर आँख से देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये दोनों किरणें प्रतिबिंब बिंदु से आ रही हैं, लेकिन ये किरणें प्रतिबिंब बिंदु से नहीं आ रही हैं, बल्कि ये तो बस से चल रही हैं। लेकिन हमको प्रतीत होता है कि ये किरणें जहाँ पर प्रतिबिंब लिखा गया उस बिंदु से आ रही हैं, अर्थात यही बिंदु जो होगा इस वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। तो दर्पण के सामने कोई भी वस्तु अगर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, क्योंकि वहाँ किरणें नहीं जा सकती। हमेशा किरणें दर्पण से टकरा के वापस हो जाती हैं, लेकिन वहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो समतल दर्पण में जो भी आप लोग प्रतिबिंब अपना देखते हैं, चाहे किसी भी प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसका वह प्रतिबिंब आभासी होता है। वहाँ किरणें वास्तव में जाती नहीं है, बल्कि वहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब हमारा हो, चाहे किसी भी वस्तु का हो, वो दिखाई देता, वो हमेशा आभासी होता है, वह वास्तविक नहीं होता है। अगर ये किरणें लौट करके इधर काट देती तो वही उस वस्तु का प्रतिबिंब होता, लेकिन ये किरणें तो इधर फैलती जा रही हैं, लेकिन इनको हम पीछे अगर बढ़ा रहे हैं तो एक बिंदु पर मिल रही हैं, वहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं। अगर इन किरणों के सामने हम अपनी आँख को रखेंगे तो कहेंगे कि ये किरणें यहाँ से आ रही हैं, बल्कि यहाँ से तो नहीं आ रही, ये किरणें बस से चल करके वापस जा रही हैं। इसलिए समतल दर्पण से किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। अब बात है कि दूरी, समतल दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होगी उसका प्रतिबिंब भी समतल दर्पण से उतना ही दूरी पर बनता है। ये दोनों दूरियां आपस में बराबर होती हैं। तो समतल दर्पण के सामने वस्तु, कोई वस्तु जितनी दूरी पर होती है, उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। अगर समतल दर्पण के सामने हम पीछे खिसकें तो हमारा प्रतिबिंब भी पीछे खिसकेगा। हाँ, क्योंकि हम समतल दर्पण से दूर हो रहे हैं, तो हमारा प्रतिबिंब भी समतल दर्पण से दूर होता जाएगा। अगर हम समतल दर्पण के सामने करीब आवें तो हमारा प्रतिबिंब भी, क्योंकि हमारी दूरी घटती जा रही है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी घटती जाएगी। तो ये समझ लीजिए बच्चों कि कोई भी वस्तु समतल दर्पण से जितनी दूरी पर होती है, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी उतना ही दूरी पर बनता है। तो यह दोनों दूरियां आपस में बराबर होती हैं। इसको आप चाहेंगे तो बाई ज्योमेट्रिकली आप सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, और सर्वांगसम जब हो जाएंगे, क्योंकि इस त्रिभुज का यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यह भुजा दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएंगी। तो अगर दो त्रिभुजों के अलग अलग दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अतः ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो यह भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। अब यह भुजा इस भुजा के बराबर हो गई तो अब हम इन दोनों त्रिभुजों को भी सर्वांगसम कर सकते हैं, क्योंकि यह भुजा इस भुजा के बराबर है, इसका यह कोण इस कोण के बराबर है, तथा यह लंबवत है, 90 अंश का कोण है, तो यह भी कोण आपस में बराबर है। तो इस त्रिभुज के अलग अलग दो कोण, इस त्रिभुज के अलग अलग दो कोण इसमें यह भुजा इस भुजा के बराबर हो गई और यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, और यह भुजा दोनों में उभयनिष्ठ हो गई। तो जब अब आप देखें कि इस त्रिभुज की अलग अलग दो भुजा इस त्रिभुज की अलग अलग दो भुजा के बराबर हो गई और इनके बीच का कोण आपस में
बराबर हो गया तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। और सर्वांग सम हो गए तो यह दूरी इस दूरी के बराबर हो गई। अतः यह सिद्ध होता है कि समतल दर्पण के सामने बस जितनी दूरी पर होती है उसका प्रतिबिंब भी समतल दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। तो यह है, हाँ, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी और बस जितनी दूरी पर होती है उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। बच्चों, अब मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि समतल दर्पण से संबंधित कुछ घटनाएं भी होती हैं ना, और समतल दर्पण से संबंधित कौन घटनाएं होती हैं। जैसे पहली तो ये है कि समतल दर्पण के सामने बस जितनी दूरी पर होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। अगर दर्पण के तरफ कोई वस्तु भी वेग से दौड़ रही है तो वह दर्पण के करीब जा रही है तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के करीब आने का प्रयास करेगा। तो अगर दर्पण के तरफ कोई वस्तु भी वेग से गति कर रही है तो इसके विपरीत दिशा में उसका प्रतिबिंब भी वेग से गति करेगा। तो जब दो वस्तुएं की गति की दिशा विपरीत हो तो उनकी सापेक्ष चाल उनके चालों के योगफल के बराबर होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समतल दर्पण के तरफ अगर कोई वस्तु भी वेग से दौड़ रही है तो उस वस्तु के तरफ उसका प्रतिबिंब 2 भी वेग से दौड़ता है, क्योंकि दोनों की गति एक दूसरे के विपरीत है। और गति जब विपरीत होती है तो उनकी आपेक्षिक चाल दोनों के चालों के योगफल के बराबर होगी। तो इसका भी वेग से आ रहा है, यह भी वेग से आ रहा है, लेकिन दोनों की गति एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए समतल दर्पण के सामने करीब अगर कोई वस्तु भी वेग से गति करती है तो उसका प्रतिबिंब उसकी तरफ 2 भी वेग से गति करता है। और समतल दर्पण से अगर दूर आप भी वेग से जा रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब भी आपसे 2 भी वेग से दूर जाता है। हाँ बच्चों, आप लोग यह प्रायः देखे होंगे कि सूर्य का प्रकाश जब समतल दर्पण पर पड़ता है तो अगर हम समतल दर्पण को थोड़ा सा घुमा दें तो उसकी परावर्तित किरण भी जो कमरे में जाती है वह नाचती हुई प्रतीत होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी दर्पण पर जब कोई किरण आके आपतित होती है और दर्पण को घुमा दिया जा तो उसकी परावर्तित किरण किस तरह से घूमती है। अतः समतल दर्पण का घूर्णन समतल दर्पण पर अगर कोई किरण आके पड़ती है और समतल दर्पण को अगर हम 10 डिग्री घुमा दें तो उसकी परावर्तित किरण 20 डिग्री घूमती है। परावर्तित किरण 20 डिग्री घूमती है। ये हमेशा परावर्तित किरण दर्पण जितने अंश घुमाया जाता है परावर्तित किरण उसके दूने कोण के बराबर घूमती है। मैं इसको फिगर भी बना करके आपको शो कर दे रहा हूँ कि किस तरह से घूमती है। तो आप लोग नोट कर लें, समतल दर्पण का घूर्णन दर्पण का घूर्णन रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। समतल दर्पण का घूर्णन। Suppose that this is a plane mirror whose colored surface is below
इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अपर साइड। एक प्रकाश की कोई किरण आ रही है इस दर्पण पर, तो इस बिंदु पर हम अभिलंब ड्रा कर देंगे ON, और प्रकाश की किरण इधर चली जाएगी। यह I हमारा है और यह R जो होता है I के बराबर होता है, तो इसको भी हम I कह सकते हैं। यह दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। तो यह आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। अब आपतित किरण तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, हम दर्पण को रोटेट कर दे रहे हैं, तो दर्पण का वो बिंदु अपनी जगह पर है। दर्पण को हमने ऐसे कर दिया, दर्पण ये हमारा, दर्पण को इसको नीचे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया। दर्पण को हमने थीटा डिग्री घुमा दिया, यह भी थीटा है और यह भी थीटा है। हमारा समतल दर्पण ये हो गया, समतल दर्पण। तो पहले तो समतल दर्पण हमारा ये था, हमने समतल दर्पण को इधर थोड़ा सा रोटेट कर दिया, इसको ऊपर कर दिया और इसको नीचे कर दिया, तो समतल दर्पण ये हो गया। ये अब अभिलंब जो हो जाएगा इस समतल दर्पण के लिए, तो अभिलंब ये है, लेकिन दर्पण जब थीटा डिग्री यहाँ घूम गया इस तरह से, तो अभिलंब इधर को हट जाएगा, ON डैश, ON डैश, ये अभिलंब हो गया। तो अगर दर्पण थीटा घुमा तो अभिलंब के बीच का कोण भी थीटा हो जाएगा। तो अब आपतन कोण I प्लस थीटा हो गया इस अभिलंब के लिए। इस अभिलंब के लिए आपतन कोण ये हो गया, क्योंकि आपतित किरण तो अपने मार्ग से हटी नहीं। पहला तो अभिलंब ये था, तो उसके लिए आपतन कोण ये था। अब जब हमने दर्पण को रोटेट कर दिया तो अभिलंब ON ना हो करके ON डैश हो गया, और दोनों अभिलंबों के बीच का कोण थीटा हो गया, क्योंकि अब दर्पण को हमने थीटा घुमा दिया। तो इस दर्पण के लिए आपतन कोण अभिलंब ये है, ON डैश है, और आपतित किरण तो वही है। हाँ, तो ये हमारा I डैश हो गया। क्या? I डैश, I डैश ऊपर I डैश हो गया। और जब I डैश इतना हो गया तो परावर्तित किरण भी, अब इसके लिए यह आपतन कोण है, तो इतना कोण बनाती हुई किरण इधर को चली गई। यह आपतन कोण इस अभिलंब के लिए आपतन कोण है I डैश, हाँ, और ये है R डैश। यह अभी क्या है? R डैश या I डैश, क्या कहेंगे? I डैश। या सपोज दैट दिस इज A, O, B, नहीं, हाँ B, और ये A, O, B डैश। तो कोण AOB, कोण AOB इज इक्वल टू I प्लस I। कोण AOB बराबर 2I के बराबर होगा। कोण AOB बराबर होगा I प्लस I, I प्लस I इज इक्वल टू 2I। कोण AOB डैश, कोण AOB डैश, AOB डैश बराबर होगा I डैश प्लस I डैश, I डैश
प्लस आई डैश बराबर 2i डैश इज इक्वल टू 2i डैश बराबर होगा i प्लस थीटा। हाँ, 2i डैश की जगह पर हम क्या लिख दें, i प्लस थीटा। यह बराबर होगा 2i प्लस थीटा, क्योंकि हाँ i डैश बराबर है i प्लस थीटा, i प्लस थीटा। तो कोण AOB बराबर हो गया 2i प्लस 2 थीटा, 2i प्लस 2 थीटा। इसलिए परावर्तित किरणों के बीच का यह कोण, परावर्तित किरण कितना विचलित होगी, कोण BOB डैश, कोण क्योंकि जब भी हम दर्पण को रोटेट करेंगे तो आपतित किरण में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन परावर्तित किरण अपने मार्ग से क्या होगी, विचलित हो जाएगी। तो परावर्तित किरणों का विचलन BOB डैश है, इसलिए BOB डैश कौन BOB डैश बराबर हो गया AOB डैश माइनस AOB, कोण AOB डैश माइनस कोण AOB हाँ, कोण AOB डैश 2i प्लस 2 थीटा, 2i प्लस 2 थीटा माइनस कोण AOB 2i से 2i कैंसिल्ड इज इक्वल टू 2 थीटा। इट मीन्स कोण BOB डैश परावर्तित किरण, अगर समतल दर्पण को थीटा डिग्री घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूमती है। तो आप लोग इसका अनुभव किए होंगे कि जब भी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण आ रही है और उसकी परावर्तित किरण किसी तल पर पड़ रही है, अगर समतल दर्पण को हम थीटा घुमा दें तो परावर्तित किरण फट दे दूना घूमती है, दूने वेग से घूमती है। तो ये समतल दर्पण का घूर्णन है कि अगर समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ रही है और समतल दर्पण को हम थीटा डिग्री घुमा दें तो उसकी परावर्तित किरण थीटा नहीं घूमती है बल्कि 2 थीटा डिग्री घूम जाती है। आप लोग इसका आभास किए होंगे कि घर में समतल दर्पण से टकरा करके जो प्रकाश दीवालों पर पड़ता है, अगर दर्पण को हम थीटा थोड़ा सा घुमाते हैं तो परावर्तित किरण इसके दूने वेग से घूमती हैं। तो समतल दर्पण को अगर थीटा डिग्री घुमा दिया जाए तो आपतित किरण पर कोई प्रभाव, आपतित किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है, लेकिन परावर्तित किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और वह किस वेग से घूमती है कि दर्पण को अगर थीटा घुमाएंगे तो परावर्तित किरण 2 थीटा वेग से घूमती है। तो ये रहा है आपका समतल दर्पण का घूर्णन। समतल दर्पण के घूर्णन का क्या इफेक्ट पड़ता है।